जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPSE 141, जो कि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसका आपका कल एग्ज़ाम है। गांधी और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, गांधी जी और समकालीन विश्व के बारे में ये सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, इसमें मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और उसी सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है जिसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सीधे एग्ज़ाम से रिलेवेंट हैं, आपके सिलेबस से रिलेवेंट हैं, और इनके आने की संभावनाएं इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपके असाइनमेंट्स में दिए गए हैं, और आपको पता है कि असाइनमेंट्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। और असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर यहाँ पर दिया गया है, जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्या इनके आंसर हैं, क्या इनमें बातचीत की गई है। देखिए, यहाँ पर जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है गांधी के चोरी नहीं करने, संपत्ति का त्याग और ब्रह्मचर्य की जो अवधारणा है उसका वर्णन यहाँ पर करना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो है गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, क्योंकि तो इसीलिए गांधी जी से सीधे कनेक्टेड हैं ये चीज़ें, उनकी अवधारणाओं से, उनके सिद्धांतों से कनेक्टेड हैं। तो इसके बारे में काफ़ी संभावना है कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए, चोरी न करना क्या है। तो सबसे पहले उसकी आज्ञा के बिना, यानी किसी की आज्ञा के बिना उसका सामान इस्तेमाल करना या उसके चीज़ों को लेना, ठीक है, या दूसरे से कुछ लेना, तो ये चोरी है। लेकिन ये भी चोरी है कि किसी वस्तु का उपयोग ऋणदाता द्वारा निर्धारित उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिए किया जाए, यानी ऋणदाता के द्वारा कोई सामान लिया गया, जो निर्धारित उद्देश्य था वो तो इस्तेमाल, वहाँ तो उसका इस्तेमाल किया ही, लेकिन किसी और काम में भी इस्तेमाल किया, यानी कोई चीज़ उधार ली किसी काम के लिए, और जिस काम के लिए थी वो तो किया ही, इसके अलावा और भी काम किए उससे, तो ये भी एक तरीके से चोरी है। और जिस गहन सत्य पर यह पालन आधारित है वह यह है कि ईश्वर कभी भी इससे अधिक नहीं बनाता जिसकी इस समय सख्त ज़रूरत है। इसके लिए जो कोई न्यूनतम से अधिक विनियोजित करता है, यानी स्टोरेज करता है, इकट्ठा करता है, उसके वास्तव में आवश्यक है कि वह चोरी का दोषी है। यानी देखिए, इसमें बताया गया है कि जो ईश्वर हैं, जो गॉड हैं, अल्लाह है, भगवान है, वो हमारे लिए सिर्फ उतना ही बनाते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। तो हमें संचित करने का या इस तरीके स्टोरेज करने का अगर हम कर रहे हैं तो ये भी एक चोरी की उसमें आता है। इसमें इसकी अवधारणा, जो गांधी जी की अवधारणा है उनमें बताया गया है इस तरीके से, क्योंकि जो गॉड है जैसे वो उन्हें कभी स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से हमें भी जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही हमारे पास होना चाहिए। विलासिता की जो चीज़ें हैं, जो इन्जॉय या एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन को अत्यधिक आसान सुविधामय बनाती हैं, उनको हमें ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सादा जीवन जीना चाहिए, जैसे कि हमें पता है सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह की बातें हम जानते हैं। गांधी जी ने यह भी देखा कि गैर चोरी की प्रथा कितनी महत्वपूर्ण थी, और इसे उनकी 11 प्रतिज्ञाओं में से एक माना जाता है, जिनमें उन्होंने चोरी के शारीरिक कार्यों से परे विस्तार किया, महत्वपूर्ण रूप से कि मानव जाति का लालच और कृत्रिम ज़रूरतों की जो लालसा है वो कहीं ना कहीं चोरी है, और उसके द्वारा जो है मानव के द्वारा उसमें चोरी की जा रही है, ठीक है। इस तरीके से इसमें है, ये गैर चोरी द्वारा कवर किया गया। हम कोई फालतू चीज़ न तो ले सकते हैं और न ही रख सकते हैं, इसलिए यह इस पालन का उल्लंघन है कि हमारे पास भोजन या फर्नीचर है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास भोजन या ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिसका उसने स्टोरेज किया हुआ है, या कोई भी वस्तु है जो उसके काम की नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास है, तो एक तरीके से वो भी चोरी की श्रेणी में आती है गांधी जी की विचारधारा के अनुसार, ठीक है। चोरी न करने और अधिकार न रखना मानसिक अवस्था है। कोई भी मनुष्य इन बातों को पूर्णता तक नहीं रख सकता, शरीर इन चीज़ों को, इन वृत्तों को पूर्णता यानी आखिर तक नहीं रख सकता। कभी ना कभी तो इनका साथ छोड़ना ही है। खाना हुआ या कोई भी विलासिता की चीज़ हुई, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सुविधा पहुंचाती है, वो कभी भी हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी। कभी ना कभी उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक कि वह है तब वह अपनी ट्रेन में
एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेन का और उस सफ़र का उदाहरण दिया गया कि जब तक मनुष्य है, एक तरीके से जीवन रूपी ट्रेन में वो चल रहा है, तो जब तक वो जीवन में है, जब तक वो ज़िंदा है, तो तब तक उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है, तब तक वो चीज़ों को ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, खा पी सकता है, पहन सकता है, या उनसे सुविधाएं ले सकता है। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होगा तो कोई भी चीज़ उसके साथ नहीं जाने वाली। ठीक है, तो इस चीज़ को बताया गया है और इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल रखना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत हो। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं, उन्हें स्टोरेज करना, उन्हें अपने पास रखना, उनका जो है उनको संचित करना कहीं ना कहीं एक चोरी की श्रेणी में आ जाता है। दूसरी जो चीज़ है उसमें गैर कब्ज़ा या बराबरी है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। गैर कब्ज़ा गैर चोरी के लिए संबद्ध है। मूल रूप से चोरी नहीं की गई वस्तु को फिर भी चोरी की संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए यदि हमारे पास इसकी आवश्यकता के बिना कब्जे का तात्पर्य भविष्य के लिए प्रावधान। यानी देखिए ये वही चीज़ है कब्ज़ा, यानी कोई चीज़ है, आपने उसको स्टोरेज कर लिया तो एक तरीके से आपने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। ठीक है, और वो चोरी की श्रेणी में आ जाता है। वो सही वो चीज़ें इसमें सेम दी गई हैं। भगवान जैसे बताया गया है कि भगवान जो हैं कभी कल के लिए स्टोरेज नहीं करते, वे कभी भी इससे अधिक नहीं बनाते, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही बनाते हैं, उतना ही हमें देते हैं। तो हमें निश्चित होना चाहिए कि हमें हर दिन हमारी दैनिक रोटी देगा। यानी देखिए यहाँ पर इसमें जो एक अवधारणा मैंने पढ़ा था इससे पहले, तो उसमें बताया है कि कहीं ना कहीं मनुष्य को खाने पीने इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म अगर अच्छा होगा तो ये सब चीज़ें उसकी बिना चिंता के अपने आप फुलफ़िल हो जाएंगे। यानी उसका जो कर्म है, जो उसका काम है, जो काम वो कर रहा है लोगों के लिए, चाहे वो कर रहा हो सेवाओं दे रहा हूँ अपनी लोगों के लिए, लोगों को, या किसी तरह का और कार्य कर रहा हो दैनिक जीवन में, जो कार्य करते हैं लोग अपनी दैनिक जीवन को व्यतीत करने के लिए, तो उसको ना कि अपनी सैलरी, अपने पैसों, अपनी सुविधाओं पर ध्यान देते हुए उसे ध्यान देना चाहिए अपनी क्वालिटी के पर। जो वो काम दे रहा है, जो लोगों को अपनी सुविधाएं दे रहा है, उसकी जो ध्यान होना चाहिए उसकी क्वालिटी पर होना चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना उसका अच्छे से उनका जो चीज़ें हैं उसको प्राप्त होती चली जाएंगी बिना चिंता किए। ठीक है, भारत में हमारे पास 3 लाख लोग हैं जिन्हें एक दिन के में एक भोजन से संतुष्ट होना पड़ता है। यानी उन्हें सिर्फ एक दिन में एक ही भोजन मिलता है। ईश्वरीय कानून की हमारी अज्ञानता या लापरवाही जो मनुष्य को दिन दिन प्रतिदिन अपनी दैनिक रोटी देता है और अब और नहीं, उन सभी दुखों के साथ असमानताओं को जन्म देता है। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। हाँ, यहाँ पर आ गए थे हम। देखिए भारत में हमारे पास लगभग 3 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें जो एक दिन की रोटी में संतुष्ट रहना पड़ता है। यानी उन्हें सिर्फ एक दिन में एक बार रोटी मिलती है और उन्हें वो उसी में जो है खुश रहना पड़ता है, उन्हें उसी में जीवन अपना व्यतीत करना पड़ता है। और उस भोजन में एक चपाती होती है जिसमें वसा नहीं होती, यानी उसमें कोई वसा नहीं, फैट नहीं होता, और एक चुटकी नमक होता है। सिर्फ रोटी में उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अगला इसमें है त्याग। ठीक है, त्याग से संबंधित, यानी इस प्रकार हम पूर्ण त्याग के आदर्श पर पहुंचते हैं और जब तक ये मौजूद है तब तक सेवा के उद्देश्य के लिए शरीर का उपयोग करना सीखते हैं। ठीक है, यानी दूसरी जो अवधारणा है इसी में त्याग से, यानी चीज़ों को त्यागना। यहाँ से जो पहली चीज़ है चोरी न करना, या जो जो चोरी में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें चोरी में आती हैं। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें त्याग से संबंधित हैं, तो हमें उन सभी चीज़ों को त्यागना चाहिए जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1 मिनट।
ठीक है, हम बात कर रहे थे त्याग के बारे में। सॉरी, थोड़ा सा वो इंटरप्शन आया बीच में। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे त्याग के बारे में। तो इतना की सेवा हमारे लिए जीवन का कर्मचारी बन जाती है, न कि रोटी। यानी सेवा के लिए ही हम खाते पीते सोते जागते हैं। मन की ऐसी मनोवृत्ति हमें वास्तविक सुख और समय की परिपूर्णता में सुंदर दृष्टि प्रदान करती है। यानी वही चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताई हैं आपको, कि हमें जो है इन चीज़ों को त्यागना चाहिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए अपने कर्म पर, अपने कार्यों पर, उसकी गुणवत्ता पर। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, और जो चीज़ें हमें मिलनी होंगी वो ऑलरेडी मिल ही जाएंगी, बिना कुछ ज़्यादा उसके प्रभाव उनके चक्कर में पड़ने से हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि जितना नसीब में होता है व्यक्ति को उतना ही मिलता है। इसको जानते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए यदि मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान दे, अपनी क्वालिटी पर, अपनी सेवाओं पर ध्यान दे, लोगों की सेवाओं पर करने में ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन उसको मिल सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्या न्याय की जो अवधारणा है वो आज भी प्रासंगिक है और आज भी उसका कुछ महत्व है? तो न्याय का जो सीधा संबंध है वो ट्रस्टशिप से है। यानी ट्रस्ट को बिल्ड करना एक तरीके से। ट्रस्टशिप का जो अवधारणा है मुख्य रूप से महात्मा गांधी द्वारा प्रचलित है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 2001 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल स्पेंस ने कहा कि जब वो एक समारोह में थे, उन्होंने कहा, प्रतिनिधि लोकतंत्र में और सरकार के अन्य रूपों में। यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र कौन सा होता है? जिसमें हम जो जनता होती है वो प्रतिनिधियों को चुनती है, और वो प्रतिनिधि उनके बारे में डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं, जैसे हमारे भारत में है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में सरकार के अन्य रूपों में, और प्रतिनिधि लोकतंत्र में और सरकार के जो अन्य रूप हैं, जैसे राजतंत्र हुआ और तरह का लोकतंत्र, इस तरह के हित समूह मायने रखते हैं, और वे प्रभावित करने और व्यवस्थित करने की अपनी शक्ति में भिन्न होते हैं। परिणाम नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में, जिसे हम जनहित कह सकते हैं। नहीं, देखिए, इसमें बताया गया है कि जो ट्रस्टशिप है, ठीक है, कंप्लीट मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ थोड़ा सा। जो ट्रस्टशिप है वो बहुत ज़रूरी है और आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि न्याय जो है वो कहीं ना कहीं सीधा संबंधित है हमारे लोकतंत्र से। लोकतंत्र में जो लोग होते हैं, जो उनके संबंध में नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो उनके संबंध में चीज़ें लागू की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भरोसा करते हैं उन चीज़ों पर, और उन चीज़ों को जो जनहित में जारी की गई हैं, कहीं ना कहीं भरोसे के साथ, ट्रस्टशिप के साथ उनको मानने का संबंध है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने ट्रस्टशिप को एक अवधारणा के रूप में समझाया, जहां किसी व्यक्ति के धन का एक निश्चित हिस्सा समाज की अधिक भलाई के लिए ट्रस्ट में रखा जाता है। गांधी प्रेम और अहिंसा व सत्याग्रह के लिए बेहतर जाने जाते हैं। उनके उपेक्षित विचारों में एक, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में बहुत प्रिय माना, वो है ट्रस्टशिप। ठीक है, इसका कम से कम मतलब है कि जीवन और पूरे समाज के आवश्यक संबंध विश्वास की डिग्री पर निर्भर करते हैं। वह सार्वजनिक जीवन और व्यापार क्षेत्र पर केंद्रित थे। जीवन के अपने अवलोकनों के आधार पर उन्होंने महसूस किया कि ये एक अत्यधिक नैतिक विचार नहीं था जिसे वह स्वप्न, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ट्रस्टशिप का विचार है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसे प्रति परोपकारी संरक्षकता का भंडारीपन, इसकी शुरुआत इसके बच्चों से हो सकती है। नहीं, देखिए, वही चीज़ें, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इसमें उल्टा सीधे दे गया है। ठीक है, हो सकता है इसमें मिस प्रिंटिंग हुई हो, आगे पीछे चीज़ें हो गई हों, लेकिन देखिए जो चीज़ें हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ट्रस्टशिप का जो संबंध है वो न्याय से है। यानी न्याय की जो अवधारणा है उसका आज प्रासंगिक है वो या नहीं, इसमें ये पूछा गया है, तो वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि न्याय का जो सीधा संबंध है वो विश्वास से है। विश्वास लोग इसमें रखते हैं, और जो भी जनहित में जारी किया जाता है, जो भी चीज़ें लागू की जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो सीधे मनुष्यों, जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, को प्रभावित करती है। और ऐसे में उन लोगों को
मानना, उन लोगों के द्वारा इन चीज़ों को पालन करने का जो संबंध है वो ट्रस्ट से है। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो लोग इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, जो लागू किए गए कानून हैं उनको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट हैं, आपके असाइनमेंट में दिए गए थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि जो असाइनमेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट या अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी प्रॉब्लम या हमारे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो तो सजेस्ट किया कीजिए हमें वीडियो के कमेंट में, क्योंकि आपके जो फीडबैक है उनसे हमें पता लगेगा कि कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ हम प्रॉब्लम में हैं, जहाँ जिससे हम उन चीज़ों को सुधार सकें। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जैसे कि अन्य वीडियो का मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, लिंक पर जाइए, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप अगर चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सभी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, हर तरह की चीज़ें, ये जो आपके सिलेबस में से संबंधित हैं या आपके ग्रेजुएशन से संबंधित हैं, आपके सब्जेक्ट से संबंधित असाइनमेंट्स, नोट्स, पीडीएफ, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बाकी इन वीडियोस जो मैं यूट्यूब पर बनाता हूँ वीडियोस, इन सभी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ आगे भी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।